स्टडी ऑफ लॉ जीएस विथ मी एपीओ एंड सिविल जज चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से यूपी एपीओ के विधि के प्रश्न पत्र व जनरल स्टडी पढ़ाया जा रहा है। आज जनरल स्टडी में मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें व सब्सक्राइब करें, जिससे गरीब तबके के लोग व गांव में रहकर तैयारी करने वाले लोग इस चैनल का लाभ उठाते हुए तैयारी कर सकें। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। दिल्ली सल्तनत, जिसका समय 1206 से 1526 ईस्वी है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, जिसका समय 1206 से 1290 है। खिलजी वंश 1290 से 1320। सबसे कम खिलजी वंश का शासन रहा। तुगलक वंश, जिसकी समय सीमा 1320 से 1414 ईस्वी है। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक शासनकाल तुगलक वंश का है और सबसे कम शासनकाल खिलजी वंश का है। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, जिसकी समय सीमा 1414 से 1451 है। इसके बाद लोधी वंश आता है, जिसकी समय सीमा 1451 से 1526 है। लोधी वंश के बाद मुगल काल शुरू होता है। मुगल काल का शासन 1526 से 1707 तक चलता है। मुगल काल में बाबर का शासनकाल 1526 से 1530। इसके बाद हुमायूं, जिसका शासनकाल 1530 से 1540 और इनका द्वितीय कार्यकाल 1555 से 1556 है। इसके बाद अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 है। इसके बाद जहांगीर आते हैं, जिनका शासनकाल 1605 से 1627 है। और जहांगीर के बाद शाहजहां आते हैं, जिनका शासनकाल 1627 से 1658 है। और लास्ट में औरंगजेब आते हैं, जिनका शासनकाल 1658 से 1707 है। मुगल के काल के उपरांत उत्तर मुगल काल, जिसका शासनकाल 1707 से 1858 है। उत्तर मुगल काल में बहादुर शाह प्रथम, जिसका शासनकाल 1707 से 1712 है। उसके बाद जहांदार शाह, जिसका शासनकाल 1712 से 1713 है। इनके बाद फर्रुखसियर आते हैं, जिनका शासनकाल 1713 से 1719 है। फर्रुखसियर के पश्चात मोहम्मद शाह, जिसका शासनकाल 1719 से 1748 है। मोहम्मद शाह के पश्चात अहमद शाह, जिसका शासनकाल 1748 से 1754 है। और अहमद शाह के पश्चात आलमगीर सेकंड, जिसका शासनकाल 1754 से 1759 है।
आलमगीर के पश्चात शाह आलम सेकंड आते हैं, जिनका शासनकाल 1759 से 1806 है। इसके पश्चात अकबर सेकंड, जिनका शासनकाल 1806 से 1837 है। और अंतिम में बहादुर शाह जफर आते हैं, जिनका शासनकाल 1837 से 1858 है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इन शासकों का समय या शासनकाल के अनुसार प्रश्न पूछा जाता है कि दिए गए शासकों को उनके शासनकाल कालानुसार क्रम बताइए या सही क्रम है। इस प्रकार के प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह चार्ट इन शासकों के शासनकाल याद करने के लिए बेहतर है। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत, जिसका कार्यकाल 1206 से 1290 ईस्वी है। दिल्ली सल्तनत में प्रथम शासन गुलाम वंश का, जिसका शासनकाल 1206 से 90 ईस्वी तक है। इस वंश को मामलूक वंश भी कहते हैं। इस वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 से 10 ईस्वी तक चला। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात आराम शाह, जिनका शासनकाल 1210 केवल 8 माह तक चला। आराम शाह के पश्चात इल्तुतमिश, जिनका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज 1236 से 6 माह 8 दिन का। रुकनुद्दीन फिरोज के पश्चात रजिया सुल्ताना, जिनका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक। रजिया सुल्ताना के पश्चात मुइजुद्दीन बहराम शाह, जिनका शासनकाल 1240 से 1242 ईस्वी तक। इसके पश्चात अलाउद्दीन मसूद, जिनका शासनकाल 1242 से 1246 ईस्वी तक। इसके पश्चात नासिरुद्दीन महमूद, जिनका शासनकाल 1246 से 1265 तक। इसके पश्चात गयासुद्दीन बलबन, जिसका शासनकाल 1265 से 1287 ईस्वी। और गयासुद्दीन बलबन के पश्चात कैकुवाद, जिनका शासनकाल 1287 से 1290 ईस्वी है। अंत में क्यूमर्स, जिनका शासनकाल 1290 से कुछ माह तक ही रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक मूलतः तुर्किस्तान का रहने वाला था। इनका जन्म इलवरी तुर्क जनजाति में हुआ था। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि कुतुबुद्दीन किस जनजाति का था, तो इसका उत्तर होगा इलवारी तुर्क जनजाति का था। कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में ही दासों के बाजार में बेच दिया गया था। काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने बालावस्था में ही कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदे थे। काजी फखरुद्दीन ने कुतुबुद्दीन ऐबक को शिक्षा एवं युद्ध कला का प्रशिक्षण दिए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक कुशाग्र बुद्धि का था। जल्द ही धनुर्विद्या व घुड़सवारी में दक्ष हो गया। इनके अंदर कुशल नेतृत्व करने की क्षमता थी। कुतुबुद्दीन ऐबक योग्य, कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठा से अपने स्वामी काजी फखरुद्दीन की सेवा किए थे। काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को
अत्यधिक दाम में गजनी के दास बाजार में मोहम्मद गोरी के हाथों में बेच दिए। कुतुबुद्दीन ऐबक जल्द ही मोहम्मद गोरी के विश्वास पात्र बन गए। कुतुबुद्दीन ऐबक की युद्ध कला में निपुणता के कारण अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। उस समय यह पद सम्मानित माना जाता था। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिए थे। मोहम्मद गोरी के अधीन कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर भारत में अधिकांश क्षेत्रों पर अतिक्रमण करके अधिकार किए थे। 1206 में खोखरा जनजातियों का विद्रोह हुआ। खोखरा जनजातियों का विद्रोह 1206 में हुआ। इस विद्रोह को दबाने के दौरान मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई। मोहम्मद गोरी निसंतान थे। वे अपने गुलामों को पुत्र मानते थे। इनके राज दरबार में हजारों गुलाम रहते थे, जिसमें 3 प्रमुख गुलाम थे: कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन वल्दौन, नासरुद्दीन कुवाचा। मोहम्मद गोरी ने मृत्यु के बाद 3 प्रिय गुलामों ने साम्राज्य में बंटवारा कर दिए। कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तर भारत का क्षेत्र मिला, जैसे लाहौर, पंजाब, बिहार, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तर भारत का क्षेत्र मिला, जिसमें लाहौर, पंजाब, बिहार, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली सम्मिलित था। ताजुद्दीन यल्दौज को गजनी का क्षेत्र मिला था, जबकि नासरुद्दीन कुवाचा को सिंध और मुल्तान मिला था। यानी ताजुद्दीन यल्दौज को गजनी का क्षेत्र, नासरुद्दीन कुवाचा को सिंध और सुल्तान मिला था। ताजुद्दीन यल्दौज साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से लाहौर पर आक्रमण करने लगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चतुराई के साथ ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री से विवाह कर लिया, जिसके कारण ताजुद्दीन यल्दौज का आक्रमण बंद हो गया। सिंध और मुल्तान के शासक पंजाब और लाहौर पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिए। अतः कुतुबुद्दीन ऐबक ने कूटनीति के तहत अपनी बहन का विवाह नासरुद्दीन कुवाचा के साथ कर दिए। रिश्तों में बंध जाने के कारण कुवाचा का आक्रमण बंद हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी स्वेच्छा से इल्तुतमिश की योग्यता से प्रभावित होकर अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया। गुलाम वंश या मामलक वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। यानी गुलाम वंश और मामलक वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। मामलक का शाब्दिक अर्थ स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान। कुतुबुद्दीन